ninth class. Welcome to our channel. Today we are starting with the 7th chapter of your 9th class chemistry, study of gas laws. ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को इसलिए डिफिकल्ट लगता है बिकॉज इट कंटेन्स सर्टेन न्यूमेरिकल्स. गैस लॉज जो हैं 3 गैस लॉज हैं, उन पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स हैं. तो मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल्स डिफ़िकल्ट नहीं है. दी ओनली थिंग इज़ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. अगर आपको जो आपके पढ़ रहे हो, आप जैसे आप चैप्टर कवर करेंगे तो आपको लॉज क्लियर हो जाएंगे सारे. उसके बाद जब आप न्यूमेरिकल करने बैठते हैं तो न्यूमेरिकल में बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो इन्फो दे रखी है उसको एनालाइज करके प्रॉपरली बस इन्फो समझ में आ जाए और इन्फो को हमें फॉर्मूले में कैसे पुट करना है वो समझ में आ जाए तो बहुत सिंपल है. तो इसीलिए थोड़ा सा बेसिक देखते हैं पहले, देन विल प्रोसीड फर्दर. ओके, सो इंट्रोडक्शन, गैस लॉज क्या हैं और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये सब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें गैस आप लोग पढ़ चुके हैं ना. तो अभी हम देख लेते हैं इसके आपके चैप्टर में क्या दे रखा है. दैट द स्टेट ऑफ मैटर in which interparticle attraction is weak and interparticle space is so large that the particle become completely free to move randomly in the entire space available to them is known as gas. That means gas is that particular state of matter जहाँ पे कि उनके जो मैटर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है, मतलब उन 2 पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है. मॉलिक्यूल्स के बीच में कहेंगे तो हम इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बोल देंगे, पार्टिकल की बात करें तो हम इंटर पार्टिकल स्पेस बोल रहे हैं. तो कोई भी 2 पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है. और क्या है कि अब स्पेस ज़्यादा है तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा. जितने दूर कोई, जैसे सपोज ये एक पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है, ये जितने दूर होंगे तो उतना ज़्यादा इनमें अट्रैक्शन जो है वो कम होता जाएगा, है ना. अगर ये सपोज हम दूसरा कलर लेते हैं, सपोज ये यहाँ पर है एक पार्टिकल, तो अगर हम इनका अट्रैक्शन देखें बिटवीन दिस रेड वन एंड ग्रीन वन, तो रेड और ग्रीन का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दीज 2 रेड डॉट्स और सर्कल्स और पार्टिकल्स. तो मतलब पार्टिकल जितने दूर होते हैं तो उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होती जाते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है. तो गैसेस में यही है कि इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 2 पार्टिकल्स जो हैं या जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं उस पर्टिकुलर गैस के एटम्स हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है. क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पार्टिकल्स, इसीलिए जो उनकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं आपस में वो बहुत कम होती हैं, वीक होती हैं. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट अ गैस जो आप पढ़ चुके हैं हम बचपन में. देन गैस ऑक्यूपाइज, हमने ये भी पढ़ा था कि इट ऑक्यूपाइज द एंटायर स्पेस इन द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट. जहाँ पे भी जिस भी आप वेसल में, जिस कंटेनर में आप गैस को रखेंगे वो उसका पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है. लिक्विड के लिए भी ये ट्रू है. लिक्विड के लिए लिक्विड की शेप सेम होती है. तो गैस जो है वो it occupies the entire space of the container in which it is placed. लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड का हम क्या कहते हैं कि लिक्विड occupies the shape of the container in which it is placed. क्योंकि शेप ले लेता है वो. जैसे आप ग्लास में रखो लिक्विड को तो ग्लास जैसा हो गया, एक ब्रॉड प्लेट में रख दिया तो प्लेट जैसा हो गया, एक पाइप में रख दिया तो पाइप की तरह हो गया. तो लिक्विड का वो है. And the gas also takes the shape of the vessel and it occupies the entire space of the vessel or the container in which it is kept. Now another thing, ये ध्यान से सुनिएगा. अब तक जो चीज़ें थी वो आपको पता थी, है ना, बचपन से पढ़ रहे हैं हम, right from very early age. All gases show uniform behavior under similar conditions of temperature and pressure irrespective of their chemical nature or color or odor. देखो ये क्या कह रहे हैं कि जितनी भी गैसेस हैं दे शो यूनिफॉर्म बिहेवियर अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. अगर हम अलग अलग डिफरेंट गैसेस को सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर प्रोवाइड कर दें तो उनका जो बिहेवियर है वो सेम होगा. हर तरीके से उनका बिहेवियर सेम हो जाएगा, चाहे उनकी केमिकल नेचर कुछ भी हो, चाहे एसिडिक हो गैस हो या बेसिक गैस हो, कुछ भी हो. अगर हम सिमिलर कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, उन्हें टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तो दे विल बिहेव इन अ सिमिलर मैनर. तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का. अब हम इसका देखते हैं कि बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक की क्या प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैसे कैसे वेरी करती हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, गैसेस का बिहेवियर क्या है, ये सब अब हम देखते हैं. ठीक है.
तो फर्स्ट इज दैट गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन. ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है. ये हमें कहती है और कि गैसेस जो हैं मॉलिक्यूल से बने हैं, पार्टिकल से बने हैं, जो कि कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं. अच्छा, उनका रैंडम जो मोशन है वो रैंडम है, जिगजैग है. मतलब एक पार्टिकल अभी यहाँ है, फिर वो यहाँ मूव कर जाएगा, फिर वो यहाँ मूव कर जाएगा, कहीं भी मूव कर जाएगा, यहाँ 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 कहीं भी जिगजैग. मतलब उसका ऐसे कोई डिफाइंड डायरेक्शन नहीं है किसी पार्टिकल की कि उसको इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाना है. सपोज मैं कहूँ कि नहीं ये यहीं जाएगा या ये यहीं आएगा, ऐसा नहीं है. इट कैन गो हियर ऑल्सो. रैंडम मोशन है, मतलब प्री डिफाइंड. रैंडम का मतलब प्री डिफाइंड नहीं है, नॉट प्री डिफाइंड. And there's a kinetic theory of gases which helps in relationship between the pressure, volume and the temperature of a gas. कि किसी particular gas का हम प्रेशर अगर चेंज करेंगे तो उसके वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसके वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा. PVT, ये जो तीन एंटिटीज़ हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनकी आपस में इंटर रिलेशनशिप पढ़ेंगे हम कि एक को चेंज करेंगे तो दूसरी एंटिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या दूसरी को चेंज करेंगे तो बाकी दो पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या ऐसी थर्ड को चेंज करेंगे तो फर्स्ट टू पे क्या फ़र्क पड़ेगा. मतलब आपस में इनका जो रिलेशन है PVT, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का, देयर इफेक्ट ऑन अ पर्टिकुलर गैस और रादर ऑन ऑल द गैसेस, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं. ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पे. अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो है उसके बेसिस पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो हैं गैसेस की वो हम देख रहे हैं. दैट ऑल्सो दीज ऑल्सो प्रॉपर्टीज यू नो वेरी वेल, आपको सबको आती हैं, आई एम वेरी श्योर, बट स्टिल वी आर गोइंग टू रीड देम. सो जस्ट लेट अस फिनिश देम क्विकली. फर्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस. गैसेस की कॉम्पोजिशन क्या होती है. गैसेस भी वही हैं जो कि कोई भी एलिमेंट है, तो एलिमेंट जो किससे बनते हैं, एटम से बनते हैं या मॉलिक्यूल से बनते हैं. तो सिमिलरली गैसेस आर ऑल्सो मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस एट ऑल पॉसिबल स्पीड्स. जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करें. ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस मीन्स कहीं भी जहां उनका मन करेगा वहां पे रैंडमली दे कैन मूव एंड दे हैव वेरिएबल स्पीड्स. कोई मॉलिक्यूल किसी स्पीड से मूव कर रहा है, कोई दूसरा किसी स्पीड से मूव कर रहा है. अगर हम इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं तो इनके सबका रैंडम मोशन है और रैंडम स्पीड है. कंडीशन क्या है कि आप इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, आपको इसमें एक्सटर्नल फैक्टर कोई अफेक्ट नहीं कर रहा है आपकी गैस को. मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबली स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस. जो साइज है मॉलिक्यूल का, गैस के मॉलिक्यूल का, वो गैस के वॉल्यूम से कंपेयर करें तो बहुत बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल है. दैट मीन्स गैसेस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है. अगर आप उनको इंटरफेयर नहीं कर रहे हो तो एक छोटे से अमाउंट की गैस जो है वो बहुत बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. ऑलराइट, नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस. कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्पोजिशन हो गया. नेक्स्ट इज गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर अ फिक्स्ड शेप. गैसेस की ना फिक्स्ड वॉल्यूम है ना फिक्स्ड शेप है. लिक्विड में हमने पढ़ा था कि लिक्विड का क्या था, फिक्स्ड वॉल्यूम था, शेप फिक्स नहीं थी. दे टुक द शेप ऑफ द कंटेनर. लेकिन यहाँ पे गैसेस की ना शेप फिक्स है ना उनका वॉल्यूम फिक्स है. क्यों? बिकॉज दे हैव नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स. क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, किसी भी गैस के, उनमें जो आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो बहुत बहुत कम है. अब इतना कम है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इसीलिए वो कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. जिस भी पर्टिकुलर एरिया में, कंटेनर में, स्पेस में उनको रखोगे वो पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, चाहे उसका गैस का वॉल्यूम कितना भी कम हो. यही रीज़न है कि हम एक परफ्यूम का स्प्रे करते हैं या एक स्टिक जलाते हैं, इंसेंस बर्न करते हैं, अगरबत्ती जिसको हम कहते हैं, तो उसकी स्मेल जो है वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है. जस्ट बिकॉज बहुत छोटा से बहुत कम गैसियस मॉलिक्यूल्स है, लेकिन वो उस पूरे एरिया को ऑक्यूपाई कर लेते हैं क्योंकि उनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, शेप नहीं होती है. तो दे आर फ्री टू मूव इन द स्पेस अवेलेबल टू देम. कहीं भी मूव करते हैं. देयर मूवमेंट इज अनरिस्ट्रिक्टेड and unrestricted है, and it is restricted only by the walls of the container. मतलब जिस कंटेनर में वो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिर्फ उस कंटेनर की वॉल्स, चाहे वो रूम हो, चाहे एक छोटा सा गैस का सिलेंडर हो, या चाहे एक छोटा सा और कोई कंटेनर हो, उसकी जो वॉल्स हैं उस पर्टिकुलर कंटेनर की, वही उस गैस के मॉलिक्यूल्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है. अदरवाइज इट इज़ फ्री टू मूव अबाउट इन द होल स्पेस.
Thus they attain the shape of the containing vessel. तो जिस वेसल में है, जिस जगह पे, जिस स्पेस में वो प्रेजेंट है, वहाँ उसी स्पेस की वो शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं, बिकॉज मॉलिक्यूल्स हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. नेक्स्ट इज गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस. अब देखो मूव कर रहे हैं चारों डायरेक्शन या जो भी कह लो कि एवरी डायरेक्शन में मूव करें. 4 हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं, बट उसके बाद आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि अदर सेकेंडरी डायरेक्शंस भी होती हैं, फिर सब सेकेंडरी डायरेक्शंस भी होती हैं. तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दे कैन एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस. किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. जैसे ये कोई पर्टिकुलर पार्टिकल है, ये जिस डायरेक्शन में मूव करेगा ये उसी डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करेगा. प्रेशर कैसे एक्सर्ट करेगा? क्योंकि जब ये मूव कर रहा है तो जिस कंटेनर में ये प्लेस्ड है जाके उसकी वॉल से टकराएगा. जब उसकी वॉल्स को ये स्ट्राइक करेगा तो ऑब्वियसली इट विल स्ट्राइक इट विथ सम फोर्स. तो वो जो फोर्स है वही प्रेशर हो गया, प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैट पर्टिकुलर गैसियस मॉलिक्यूल. तो हम क्या कह रहे हैं कि द मूविंग पार्टिकल्स ऑफ अ गैस कोलाइड विद ईच अदर एंड विद ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. तो ये जो कोलिजन है, आपस में ये टकराते हैं और जो कि जिस कंटेनर में प्रेजेंट है उसकी वॉल से टकराते हैं. तो ये जो कोलिजन्स हैं ये प्रेशर क्रिएट करते हैं, फोर्स क्रिएट करते हैं. यहाँ पे फोर्स और प्रेशर देखो, फिजिक्स में जब आप पढ़ते हो तो फोर्स और प्रेशर अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि जब वो आपस में मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं एक दूसरे को, देन दे पुश अवे ईच अदर. या कंटेनर की वॉल्स को स्ट्राइक करते हैं तो उस पर भी एक पुश एक्सर्ट करते हैं, तो मतलब प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं. ठीक है. So it has been found that at a given temperature, time and area, the same number of molecules of a gas strike against the walls of the container. अब ये कह रहे हैं कि अगर हम जनरलाइज करें, एक पर्टिकुलर गैस को ले लें और उसको एक पर्टिकुलर कंटेनर में रखें, तो एक गिवन टेम्परेचर पे, हम जब कहते हैं ना कि एट अ गिवन टेम्परेचर, ये आपने कई बार सुना होगा, हम ये कई बार मेंशन करते हैं दैट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन दिस एंड दो. तो गिवन टेम्परेचर का मतलब कि हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस गैस को हमने जो टेम्परेचर प्रोवाइड किया है या जो प्रेशर प्रोवाइड किया है, हम उसकी बात कर रहे हैं. एट अ गिवन टेम्परेचर का मतलब कि हम एक गैस की बात करें तो उस समय उस गैस को हमने कितना टेम्परेचर पे रखा हुआ है, उस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं. तो एट अ गिवन टेम्परेचर, टाइम एंड एरिया, मतलब ये सारे जो कॉन्स्टेंट्स है, प्रेशर, टाइम और एरिया, हमने फिक्स कर दिया है. एट अ गिवन टेम्परेचर मतलब एक पर्टिकुलर आपने क्वांटिटी उसकी फिक्स की है कि हाँ टेम्परेचर की वैल्यू इतनी होगी, एरिया इतना है, टाइम ये है, इतनी ड्यूरेशन के लिए रखा है. तो ये सब चीज़ें, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हमने फिक्स कर दिए हैं. इसका मतलब कि अब ये एंटिटीज सारे कांस्टेंट्स हो गए हैं, फिक्स्ड एंड दे विल नॉट बी चेंजिंग. तो अब चेंज क्या होगा? ये क्या कह रहे हैं कि अगर ये सारी चीज़ें हमने फिक्स कर दी तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस स्ट्राइक अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. मतलब किसी पर्टिकुलर गैस के सेम मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक करेंगे जो उस कंटेनर की वॉल्स हैं उन पे. तो दैट मीन्स दे आर एक्सर्टिंग प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस. ऐसा नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर एरिया में वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. ये अगर कंटेनर है तो इसकी वॉल्स पे चारों ओर इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट इज गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल. कंप्रेस का मतलब क्या होता है? कंप्रेस का मतलब प्रेस करना, दबाना, किसी चीज़ को बड़े एरिया से छोटे एरिया में स्क्वीज करना. तो गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल. कैसे हम कह सकते हैं गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल? क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था कि गैसेज के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है. इसका मतलब उनके मॉलिक्यूल्स जितने भी प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर स्पेस में, उनके बीच में बहुत ज़्यादा इंटर स्पेस प्रेजेंट है. तो इसका मतलब हम उनको और पास और पास और पास ला सकते हैं, मतलब उनको बिल्कुल बिल्कुल पास ला सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं. तो दैट मीन्स इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस उनका हम कम कर सकते हैं या इंटर पार्टिकल स्पेस को कम कर सकते हैं. सो दैट मीन्स दे आर कंप्रेसिबल. दे कैन बी, दोज मॉलिक्यूल्स कैन बी ब्रॉट टुगेदर बाय रिड्यूसिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम. दिस शोज दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल. इसीलिए हम एक काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है उसको कंप्रेस कर सकते हैं, और उसको फर्दर कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. जो कि एलपीजी आप अपने घर में यूज़ करते हो ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो खाना बनाने के लिए यूज़ होती है, तो वो किस फॉर्म में होती है? सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में होती है. जैसे ही हम सिलेंडर की नोजल ओपन करते हैं उसका प्रेशर रिलीज होता है और वो जो लिक्विड है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है. कैसे?
मॉलिक्यूल्स को स्पेस मिल जाता है, ओपन स्पेस मिल जाता है मूव करने के लिए. दैट इज व्हाई दे गेट कन्वर्टेड फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट. तो प्रेशर रिलीज किया तो ऐसा होता है. ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो दे कम क्लोजर. So therefore we are saying that they are highly compressible. There are large interparticle space between these gas molecules and this accounts for the high compressibility of gases. जब हम pressure apply करते हैं then these molecules come closer, thus decreasing the volume of the gas. And और ज़्यादा pressure करेंगे तो वो gas जो है वो liquid state में convert हो जाती है. नेक्स्ट इज गैसेज आर हाईली एक्सपेंसिबल. अभी हमने बोला कि कंप्रेसिबल है, मतलब बहुत ज़्यादा उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक छोटे से एरिया में कंप्रेस करके रख सकते हैं. अब उसका जस्ट ऑपोजिट हो गया कि दे आर ऑल्सो क्वाइट एक्सपैंडेबल, मतलब हम उनको एक्सपैंड भी कर सकते हैं, एक बड़े एरिया में स्प्रेड कर सकते हैं ज़रा सी गैस को. तो गैसेज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर. प्रेशर हमने उसका क्या किया, डिक्रीज कर दिया, मतलब प्रेशर रिलीज कर दिया, प्रेशर हटा दिया वहाँ से. तो मॉलिक्यूल जो है वो फ्रीली मूव करने लग जाएंगे, बहुत बड़े एरिया को कवर करेंगे. और टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तब भी सेम रिजल्ट होगा. टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी, उन पर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी उनके अंदर, एंड दे विल स्टार्ट मूविंग इन अ रैंडम जिगजैग मोशन, जो कि ब्राउनियन मूवमेंट होता है, हमने पढ़ा है लिक्विड्स में. तो सिमिलरली गैसेस में भी गैस के पार्टिकल्स जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे जिगजैग मैनर में, और ज़्यादा मूव करेंगे, अपनी कंप्रेसिबिलिटी को डिफाई करेंगे. डिफाई, DEFY, डिफाई मीन्स चैलेंज करेंगे, और बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो जाएगा. तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दो या प्रेशर रिलीज कर दो, मतलब प्रेशर डिक्रीज कर दो, दोनों केसेस में गैसेस जो हैं वो एक्सपैंड करेंगे, दे आर एक्सपेंसिबल. When pressure on an enclosed gas is reduced, its particles move apart, thus increasing the intermolecular spaces. As a result, the volume of the gas increases. Similarly, when an enclosed gas is heated, kinetic energy of its molecules increases. Thus, the molecules start moving faster and farther apart from each other, resulting in an increase in the volume of a gas. Okay? This was what was written in your book, and I have explained that. Now, next is gases have low density. सब चीज़ें ना आपस में रिलेटेड है. देखो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन अ गैस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. मतलब क्या कह रहे हैं कि एक छोटा सा एरिया लिया हमने, क्योंकि हमारी गैसेस बहुत एक्सपेंडेबल हैं. सपोज मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मैं ग्रीन डॉट दिखा रही हूँ ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऐसे स्प्रेड हो रखे हैं. अब अगर मैं इस स्क्वायर में से भी एक पर्टिकुलर छोटा सा एरिया ले लूँ, ये एरिया ले लिया, सपोज मैंने एक कॉर्नर ले लिया, तो इसमें देखो अभी मैंने जो ग्रीन डॉट मार्क किए थे, इस एरिया में कितने ग्रीन डॉट आए, ओनली 3. इसका मतलब पर यूनिट वॉल्यूम किसी पर्टिकुलर एरिया में जो गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनका नंबर बहुत कम होता है. तो इसका मतलब डेंसिटी उनकी बहुत कम है एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. तो ऐसा क्यों है, क्योंकि गैसेस के बीच में उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इसीलिए उनकी डेंसिटी कम होती है. नेक्स्ट, गैसेस हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू मिक्स विद वन अनदर. गैसेस क्या हैं, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, रैंडम मोशन है, तो वो आपस में बहुत जल्दी मिक्स कर जाते हैं. क्योंकि एक कोई गैस है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना स्पेस है कि दूसरी गैस की मॉलिक्यूल्स भी आके वहाँ पे आराम से घूम सकते हैं. तीसरी गैस आएगी वो उसके मॉलिक्यूल्स पे एडजस्ट हो जाएंगे, दे विल ऑल्सो रैंडमली मूव अबाउट. तो इसका मतलब हम बहुत सारी गैसेस को मिक्स कर दें किसी एक पर्टिकुलर रूम में या एक कंटेनर में, तो उनमें आपस में इंटरमिक्सिंग बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि उनके बीच में स्पेस है ना. जितना ज्यादा स्पेस है दो पार्टिकल्स के बीच में, उतना ज्यादा हम अलाउ करें किसी और नए पार्टिकल्स को उन दोनों के बीच में आने के लिए. दैट इज व्हाट इज meant here. That gases have a natural tendency to mix with one another, that is diffusion. Diffusion क्या होता है, it is the process of gradual mixing of two substances kept in contact by मॉलिक्यूलर मोशन. मतलब किसी भी दो एंटिटी हैं, चाहे वो गैसेस हैं चाहे लिक्विड्स हैं, यहाँ पे हम गैसेस की बात कर रहे हैं, तो गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स अगर मिक्स हो जाएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट पे आएंगे, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन.
अब ये क्या दे रखा है कि इंटर पार्टिकल स्पेस ये है, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है बिटवीन गैसेस, इट इज़ वेरी ह्यूज, वेरी लार्ज। जब हम दो गैसेस को अपने एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, दो गैसेस, दे मॉलिक्यूल्स इंटरमिंगल विद ईच अदर इन सच अ मैनर दैट अ होमोजीनियस गैसियस मिक्सचर इज फॉर्म्ड। दैट मीन्स ऐसा नहीं होगा जैसे हम एक रूम में, मैं एक कोने में एक अगरबत्ती जलाऊं, एक कोने में कुछ और करूं, एक कोने में हम H2S गैस कैप्स बनाएं, या एक कोने में हम अमोनिया गैस रिलीज करें, तो अल्टीमेटली ऐसा हो जाएगा कि वो सारी जो गैसेस हैं वो रूम में एक सी डिफ्यूज हो जाएंगी, आपको समझ नहीं आएगा कौन सी स्मेल कहाँ से आ रही है, हम सोर्स हटा दें तो। ठीक है, तो दैट मीन्स कि वो इक्वली स्प्रेड हो जाते हैं पूरे एरिया में, तो दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है दैट इफ यू ओपन अ जार ऑफ क्लोरीन और अमोनिया इन अ लार्ज रूम, द ओडोरस प्रेजेंस ऑफ द गैस कैन बी डिटेक्टेड। क्लोरीन या अमोनिया दोनों में की बहुत पंजेंट स्मेल होती है, तो अगर किसी रूम में उनका एक जार खोल दें गैस का, तो आपको पूरे रूम में स्मेल आ जाएगी फटाफट, फ्यू सेकेंड्स में। Although chlorine is heavier than air, it does not remain on the floor but spreads throughout the room। में भी कह रहे हैं क्लोरीन गैस जो होती है हैवी होती है, हैवी गैस को नीचे रहना चाहिए फ्लोर के क्लोज, लेकिन वो फिर भी स्प्रेड कर जाती है बहुत जल्दी डिफ्यूजन के थ्रू। क्यों? The particles of chlorine coming out of the jar collide with air particles, and due to collisions of the particle, they start moving in a haphazard manner in all possible directions. This process continues till there is an equal concentration of chlorine molecules throughout the room। मतलब वो पार्टिकल्स तब तक हैफिजर्डली मूव करते हैं जब तक कि पूरे रूम में उनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम ना हो जाए। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी कॉर्नर एंड नूक एंड कॉर्नर एंड एवरीवेयर रूम में, सबका जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं हर एरिया में वो इक्वल हो जाएंगे, दैट इज डिफ्यूजन। नेक्स्ट इज गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। अगेन, अगर अभी मैंने आपको बताया था कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, तो कंप्रेसिबल का मतलब उनके मॉलिक्यूल्स को हम क्लोज ला सकते हैं, प्रेशर इंक्रीज करके उनके मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाएंगे तो जो गैसियस स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दैट मीन्स कि गैस जो है वो लिक्विफाई हो सकती हैं अगर हम क्या करें, उनके मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाएं। मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाने का मतलब इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस को रिड्यूस करेंगे या इंटर पार्टिकल स्पेस को रिड्यूस करेंगे। अब इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कैसे रिड्यूस करेंगे? बाय एक्सर्टिंग प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो रिड्यूस हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे एंड द गैसियस स्टेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। सो दिस इज हाउ गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। मैंने अभी आपको एलपीजी के एग्जांपल दिया था। That on cooling, the kinetic energy of the molecules of gas is reduced, and so applying pressure on a cooled gas, the molecules come closer. Hence, the intermolecular space gets reduced, and there's an increase in the number of molecules per unit volume. Per unit volume में पहले जितने molecule थे उससे ज़्यादा हो जाते क्योंकि हमने गैस को compress कर दिया, तो वो गैस से liquid form में आ गई, and hence the gas liquefies. ओके ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मोशन क्या है और टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की आपस में क्या रिलेशनशिप है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस मॉलिक्यूलर मोशन। ये सारी चीज़ें सिंपल हैं, वही चीज़ है, अलग अलग तरीके से रेपिटेशन हो रही है, आपको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करें ताकि आगे आप जो गैस लॉज पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस ना हो। मतलब इसेंस इज दैट यू हैव टू गेट योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, ताकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वो सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, तो ये चीज़ क्लियर होगी तो वहाँ पर आपको बहुत आसानी होगी। ऑलराइट, तो अभी देखते हैं कि काइनेटिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक मॉडल जो है उसके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि पार्टिकल्स दे आर इन अ स्टेट ऑफ, किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, और क्योंकि वो मोशन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ वाई दे पोजेस अ पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी है और दे आर इन रैंडम मोशन। तो एवरेज, इसका मतलब एक और स्टेटमेंट हो सकती है इसके बेसिस पे, दैट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल और अ मॉलिक्यूल is directly proportional to its absolute temperature। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, उतना ज़्यादा मूवमेंट होगा। ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीजेज, एंड व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेज द मॉलिक्यूलर मोशन ऑल्सो डिक्रीजेस। अब इसके बेसिस पे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो सिंपल सी चीज़ है कि टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया तो मॉलिक्यूल के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगा, और अगर हमने टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी उसकी रिड्यूस हो गई तो
क्या होगा कि उसका जो मोशन है वो भी कम हो जाएगा. दिस सजेस्ट दैट व्हेन द टेम्परेचर इज 0 द मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस. नाउ दिस इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट. मतलब एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको मेंशन किया है. इसका मतलब ये है कि इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है. ये सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है. हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होना चाहिए. ये हम एक स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं या हम स्टैंडर्ड एक सेट कर रहे हैं कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि इतने टेम्परेचर पे ऐसा होना चाहिए. तो इसको यहाँ पे आपके क्लियरली दे रखा है कि इट इज़ जस्ट अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट. प्रैक्टिकली ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. This fact is applied in defining a scale of temperature called the Kelvin scale. तो इस fact के basis पे अब absolute zero और Kelvin scale को derive किया गया या उसकी formation या उसकी foundation है ये. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि द टेम्परेचर एट विच द मॉलिक्यूलर मोशन कम्प्लीटली सीजेस. तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे कि गैसेस का मॉलिक्यूलर मूवमेंट बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, सीज हो जाता है. अगेन दे आर मेंशनिंग दैट दिस इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि गैस के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट बिल्कुल ही बंद कर दें. लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा कोई टेम्परेचर है जिसपे कि मॉलिक्यूलर मोशन बिल्कुल रुक जाएगा गैसेस का. तो उसको हम बोलते हैं केल्विन स्केल पे इट इज़ नोन एज एब्सोल्यूट जीरो. केल्विन ने ये स्केल दिया था और एब्सोल्यूट जीरो है. एब्सोल्यूट जीरो और केल्विन जो है इसकी वैल्यू होती है -273 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर सेंटीग्रेड पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू -273 डिग्री सेंटीग्रेड. और ये इसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलते हैं. और इस एब्सोल्यूट ज़ीरो के नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता है, ये हम अज्यूम करते हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज अज्यूम्ड बाय अस. तो अब इसके आगे इसके बेसिस पे अगेन प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन क्या हो जाएगा कि व्हेन अ गैस, सारी चीज़ें वही हैं, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, रेपिटेशन है हर चीज़ का. बस आपको उसको अलग अलग कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक्सप्लेन किया है, मतलब रिलेट किया है आपस में कि हम ये कह रहे हैं तो ऐसा है, हम दूसरी बात कह रहे हैं तब भी ऐसा ही है, सिर्फ रिलेट कर रहे हैं. When a gas is enclosed in a vessel, it exerts uniform pressure on the walls of the containing vessel. Okay, you've read this 100 times कि एक पर्टिकुलर वेसल में हमने गैस को एनक्लोज किया तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं जो कंटेनर की वॉल्स पे. इट इज़ यूनिफॉर्म, मतलब हर डायरेक्शन में सिमिलर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है. The reason is that the particles of the gas collide with each other and the walls of the containing वेसल. आपस में कोलिजन हो रहा है, वॉल्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं. जब इतने सारे मॉलिक्यूल्स वॉल के साथ कोलाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दे विल बी एक्सर्टिंग सम फोर्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर. मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, फिर वो जाके कंटेनर, जिस कंटेनर में वो प्रेजेंट हैं वहाँ पे उसकी वॉल पे भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, वहाँ से कोलाइड कर रहे हैं उससे जाके, तो उस पर भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं. तो उस प्रेशर को या उस फोर्स को क्या बोल रहे हैं हम? द प्रेशर क्रिएटेड बाय द गैस ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर. So this force exerted on a unit area of the wall of the vessel is equal to the pressure of the gas. जितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है उस मॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से उसको हम बोल रहे हैं प्रेशर ऑफ द गैस. तो यहाँ पे हमें P मिल गया जो हम अभी पढ़ रहे थे कि प्रेशर क्या है गैस का. ठीक है. अब दूसरी चीज़ टेम्परेचर की बात करते हैं. अब हमने टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया. अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया और हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, मतलब वो जो पर्टिकुलर हमारा कंटेनर था वो सेम है, उसकी हमने शेप चेंज नहीं की, उसका वॉल्यूम उतना ही है कंटेनर का, गैस उतनी ही प्रेजेंट है उसमें, लेकिन हमने अब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया. टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या हुआ कि गैस की जो मॉलिक्यूल्स में जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इंक्रीज हो गई, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई गैसेस मॉलिक्यूल्स की. तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगा कि वो ज़्यादा फास्ट मूवमेंट करने लगेंगे मॉलिक्यूल्स. इसका मतलब उनकी स्पीड इंक्रीज हो गई. एनर्जी इंक्रीज की तो हमने स्पीड इंक्रीज हो गई. अब स्पीड इंक्रीज हो गई तो बहुत ज़्यादा तेज़ मूव कर रहे हैं, दे विल स्टार्ट मूविंग वेरी फास्ट. और जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर थी उसको और ज़्यादा फोर्स से स्ट्राइक करेंगे. वो आपको रिलेशन समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा रही हूँ कि अभी हमने देखा था कि एक वेसल थी, उसमें गैसेस मॉलिक्यूल्स थे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे हैं, तो वो ऐसे आराम से घूम रहे हैं और फिर भी वो कंटेनर की जो कंटेनर है उसकी वॉल्स को स्ट्राइक कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं. अब हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखा, टेम्परेचर इंक्रीज किया है,
तो क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इंक्रीज हो गई, उनको ज़्यादा मोमेंटम मिल गया, उनमें ज़्यादा एनर्जी आ गई, तो वो तेज़ तेज़ मूवमेंट करने लगे अपना, और ज़्यादा ज़ोर से, ज़्यादा फोर्स से कंटेनर की वॉल्स को स्ट्राइक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड बढ़ गई, द मॉलिक्यूल्स नाउ स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ द कंटेनर विद ग्रेटर मोमेंटम एंड द रेट ऑफ कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज। आपस में जो वो टकरा रहे थे वो भी रेट इंक्रीज हो गया, ज़्यादा टकराएंगे क्योंकि उनका मूवमेंट ज़्यादा फास्ट हो गया है। दस द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ऑल्सो इंक्रीजेज। तो वो जो कंटेनर की वॉल्स पे जो फोर्स लगा रहे थे वो भी बढ़ गई, और फोर्स बढ़ गई इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जब हमने गैस का अगर वॉल्यूम फिक्स करा हुआ है, टेम्परेचर, गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड है, एक पर्टिकुलर कंटेनर में इनक्लोज्ड है गैस, तो हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ कौन सी चीज़ इंक्रीज हो गई, उसका प्रेशर इंक्रीज हो गया। इसका मतलब टेम्परेचर और प्रेशर कैसे हैं, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। यहाँ पे आगे क्या दे रखा है, इफ वन ऑफ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज मूवेबल देन ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर द वॉल इज ऑल्सो पुश्ड बैक एंड द गैस एक्सपेंड्स। तो ये कह रहे हैं कि अगर इस कंटेनर की जो वॉल्स थी उनमें से एक वॉल को हम मूवेबल कर दें तो जितना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है तो वो वॉल मूव कर जाएगी, इतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो गैस के मॉलिक्यूल्स कि वो एक वॉल मूव कर जाएगी। वॉल मूव करने का मतलब क्या हो गया कि कंटेनर जो था उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो वॉल्यूम कैन ऑल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मोशन, अगर हम उसको अलाउ करें तो, अगर हम उस ऐसा कंटेनर हो जो कि एक्सपैंडेबल हो तब वॉल्यूम भी इंक्रीज हो सकता है। तो ये जो बिहेवियर है गैसेस का अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कैसे चेंज होता है वॉल्यूम गैस का, तो इस पूरे बिहेवियर को 3 गैस लॉज के अंडर हम पढ़ने वाले हैं, तो वो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप ये देखिए, द बिहेवियर ऑफ अ गैस अंडर नोन कंडीशंस ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज डिस्क्राइब्ड बाय लॉज नोन एज गैस लॉज। अभी हम ये गैस लॉज पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, बॉयल्स लॉ के साथ स्टार्ट करेंगे। तो गैस लॉज क्या करेंगे, गैस लॉज हमें सिर्फ ये बताएंगे कि अगर किसी गैस का प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर पे क्या असर पड़ेगा, टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा, मतलब पीवीटी की आपस में रिलेशनशिप हम इन गैस लॉज के थ्रू पढ़ेंगे। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर गैस पे क्या इफेक्ट डालते हैं, इनकी आपस में क्या रिलेशनशिप है, एक एंटिटी को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, दूसरी को इंक्रीज करेंगे तो तीसरी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या आपस में इनको इंक्रीज या डिक्रीज करने से एक दूसरे को ये कैसे अफेक्ट करेंगे, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन अंडर दीज गैस लॉज। तो गैस लॉज के 3 जो स्टैंडर्ड वेरिएबल्स हैं ये क्या है, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये हम पढ़ने वाले हैं आगे कि ऑल गैसेस आर सिमिलर इन देयर फिजिकल बिहेवियर, दे एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट इक्वली अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। For a given mass of a gas, a change in one or more than one variable, that is pressure, volume and temperature, results in a change in the remaining variables. एक को अफेक्ट करते हैं तो बाकियों में भी चेंज हम नोटिस करते हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन आप पढ़िए, इसको समझने की कोशिश करिए, and we'll continue. Okay, till then, take care.